हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आज एसएससी जीडी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों, हम लोग समझ सकते हैं कि जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उस सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम होता है, हमें व हमसे जितने भी लोगों को उम्मीद होती है उन्हें कितनी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम की डेट को लेकर डिमोटिवेट ना रहें। जितना ज़रूरी आप लोगों को इसके एग्ज़ाम डेट को जानना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छी प्रिपरेशन व एक सटीक तैयारी की ज़रूरत है। किसी दिन दोस्तों जल्द ही इसका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा और फिर दोस्तों किसी दिन इसका भी फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर डिमोटिवेट ना रहें। अपनी तैयारी एक सटीक व मार्गदर्शन तैयारी दोस्तों कंटिन्यू रखें। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 7 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज से पहले हम आप लोगों के लिए एक दोस्तों स्ट्रेटजी व सिलेबस के वीडियो को बना दिए हैं। हो सके दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि इसको आप सिलेबस को पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको मालूम रहे कि कौन से वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ताकि हमारी पूरी तैयारी दोस्तों हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए नंबर है उत्तराखंड, बी है मिजोरम, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है मोहम्मद गौरी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनसे जुड़ी और भी तथ्यों को जानेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, इनका हम लोग पहले काल जान लेते हैं कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया। तो दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक दोस्तों शासन किया था। इन्हें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये लाखों का दान करने वाले दोस्तों एक दोस्तों शासक थे। और ऐबक ने दोस्तों ये क्या किया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या स्मृति में कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। फिर दोस्तों ये 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। तो दोस्तों जो कार्य उसमें बचा था उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं दोस्तों, एक बनता है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, तो आंसर आएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर डाल दिया जाए कि भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तब आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? ए नंबर है चीन तथा रूस, बी है भारत तथा पाकिस्तान, सी है भारत तथा चीन और डी नंबर है भारत तथा अमेरिका। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, पंचशील समझौता किनके मध्य हुआ था? भारत तथा चीन के मध्य। भारत तथा चीन के मध्य दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। कब? 29 अप्रैल 1954 को। अगर आपको डेट पूछा जाए तब चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर किया गया था। व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर भारत तथा चीन के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हमें दोस्तों नहीं बतानी। ये चीज़ आप दोस्तों बराबर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ये शब्द हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है कि आपको नहीं बताने या हाँ बताने, सत्य बताने या गलत बताने हैं। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? होम रूल आंदोलन 1910, क्योंकि हमें गलत बताने थे तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ ही था, बिल्कुल सही है। बी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो बी भी बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 और दांडी मार्च दोनों एक साथ संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बचा दोस्तों होम रूल आंदोलन 1930, जो कि गलत है, हमारा आंसर बन रहा है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव दोस्तों थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सुनिएगा दोस्तों, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में किसके लिए? स्वशासन के लिए, राष्ट्रीय दोस्तों स्तर पर एक नेतृत्व के लिए होम रूल के नाम से दोस्तों इसका दोस्तों सभा की आयोजना की गई थी या आयोजन किया गया था। नेक्स्ट तो दोस्तों किसने किया था पूछा जाए, बार बार पूछा गया। बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग कब? तो 1916, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अखिल भारतीय होम रूल लीग क्या था? एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बार बार पूछा गया दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? ए नंबर है मोहम्मद बिन कासिम, बी है महमूद गजनबी, सी नंबर है मोहम्मद गोरी और डी नंबर है दोस्तों तैमूर लंग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। और अगर दोस्तों डेट पूछा जाए तो कब? 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नहीं देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। ए नंबर है 1958, बी है 1959, सी नंबर है 1960 और डी नंबर है 1962। इसके बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि पंचायती राज से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पहले इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40, किसमें दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 40, यानी जिसमें दोस्तों आपका डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि दोस्तों 36 से 51 तक वर्णन है। तो इसी में दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों। 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने, 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज से पूछा आता है तो आंसर हमारा बलवंत राय मेहता ही आता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था जो माना गया और जो चल रहा है। तो कौन दोस्तों पंचायती राज का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों के आधार पर या बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इन्होंने त्रिस्तरीय दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, द्विस्तरीय एक स्तरीय से पूछा जाता है। और त्रिस्तरीय में कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक और एक जिला पंचायत। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। अब लागू वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों लागू ये सर्वप्रथम हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से। तो दोस्तों कहाँ से? ये राजस्थान के नागौर जिले से। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959, जो कि हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी 1959। ये हो गया दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को दोस्तों जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां पूछा था दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 73वां है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पहली रेल कब चली? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया? थोड़ा हम सब दोस्तों इस पर बेसिक बात करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। एक और मान लीजिए दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची पर दोस्तों कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है। वह दोस्तों समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधायिका दोनों का है। लेकिन अगर दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा दिया गया है, तो शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। यानी दोस्तों इस पर संसद व राज्य की विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ये नंबर है, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी नंबर है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। सी नंबर है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। और डी नंबर है, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन में पूछा गया पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले डी तो आप काट दीजिए, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है वाष्पोत्सर्जन में। उसके बाद दोस्तों पत्तियों से पानी बूंद के लिए, जब वाष्पोत्सर्जन होगा दोस्तों तो बूंद के रूप में थोड़ी निकलेगा। आप दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन या कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के रूप में दिए जाते हैं, आप एलिमिनेशन अपनाकर कि ये तो नहीं हो सकता, सबसे पहले जो गलत है उसको काटने की कोशिश कीजिए, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और दोस्तों आपके कॉमन सेंस लगते हैं लेकिन पूरी तरह से आपको नॉलेज नहीं है, तो आप दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति को जरूर अपनाइए। तो दो हमारे कट गए। वाष्पोत्सर्जन पूछा रहा है दोस्तों, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड नहीं निकलेगी दोस्तों, सबसे पहले ऑक्सीजन निकल गया, डी हमारा निकल गया। क्योंकि ऑक्सीजन दोस्तों कब निकलता? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, और यहाँ दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो डी कट गया। पत्तियों से बूंद संघनन दोस्तों वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में ही निकलेगा, यानी विकल्प नंबर बी। 3 काट दियो दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर बी वैसे ही बच गया। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक बतानिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक, ए है मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी केवलिया और डी नंबर ये बी दोनों। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त दोनों, यानी ये और बी दोनों, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, ए नंबर है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहास्तित्व, बी नंबर है उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, सी नंबर है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सहास्तित्व और डी नंबर है बृहद लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहास्तित्व। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, अगर ये सेंस कम आते हो तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट कंपनियां, सब कुछ प्राइवेट भी हैं, हॉस्पिटल से स्कूल कंपनियां, और दोस्तों गवर्नमेंटेड भी हैं, यानी जहाँ प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक भी हो, दोनों का सह-अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। अब आप लोग विकल्प में जाएंगे तो ये नंबर विकल्प आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यक्षगान लोक नृत्य। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक हम इस कहाँ से टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग जहाँ जहाँ के मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद बाकी शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य जो मेन रूप से दोस्तों पूछे जाते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का है। सबसे पहले हम अपना आंसर ले लिए। ये बच रहा है दोस्तों केरल। केरल से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओणम, ये 3 शब्द पूछा जाए दोस्तों तो आप केरल आंसर दीजिएगा। मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम। उसके बाद तमिलनाडु बच रहा है दोस्तों, यहाँ से पूछा था भरतनाट्यम। क्या दोस्तों? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश से पूछा जाए दोस्तों तो क्या होगा? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से क्या होगा? कुचिपुड़ी। उसके अलावा दोस्तों बिहू से पूछा जाए अगर शब्द तो आप असम मारिएगा दोस्तों, बिहू असम। उसके बाद दोस्तों गरबा गुजरात। गरबा गुजरात, अगर गुजरात विकल्प में रहे तो महाराष्ट्र आएगा। उसके बाद दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा। तो गिद्धा भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। अपने उत्तर प्रदेश का कथक है ही। दोस्तों ये सारे हो गए हमारे शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों 3 क्षेत्र होते हैं, हम लोग जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों हमारे कच्चे माल या दोस्तों जो हम चीज़ तैयार करते हैं कृषि से संबंधित, उन चीज़ों को लिया जाता है बेसिक भाषा में, जिसमें आएगा दोस्तों कृषि आएगा, खनन आएगा, उत्खनन आएगा, मत्स्यायन भी आएगा। मत्स्यायन अगर मिलता है तो वो भी आएगा, क्योंकि दोस्तों कच्चे माल के रूप में गिने जाते हैं। और जब इनका दोस्तों कंपनियों के द्वारा रूप बदला जाता है या विनिर्माण किया जाता है तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे हम बैंकिंग को ले सकते हैं, रेलवे को ले सकते हैं, ये सारे दोस्तों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उत्खनन, कृषि, खनन, ये सब दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय में हमारे निर्माण व विनिर्माण आएंगे और तृतीय में हमारा सेवा क्षेत्र आएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए नंबर है मराठों और अंग्रेजों के मध्य, बी नंबर है मुगलों और शेरशाह के मध्य, सी नंबर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी नंबर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो चलिए दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम प्रथम द्वितीय इन पर भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। द्वितीय युद्ध दोस्तों पानीपत का 1556 अकबर व हेमू के मध्य। अब तृतीय दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, शारदा कानून संबंधित है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे इसमें। ये बाल विवाह से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एक कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। अगर स्टेट पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, अलंकार शास्त्र, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों। तो इसके रचनाकार होंगे राजा भोज, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो, यानी विकल्प नंबर सी। ये तीनों दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम इसे टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक पहले बात करेंगे, फिर अपना आंसर देंगे। दोस्तों सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कलिंग को तो जीत लिया था, लेकिन कलिंग युद्ध में दोस्तों भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया। युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया, या धम्म नीति के दोस्तों अनुयायी हुए, धम्म नीति के अनुयायी हुए या उनको अपना लिया, यानी युद्ध नीति को छोड़ दिया। बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो उन्हें भारी रक्तपात के कारण, स्टेटमेंट में दिया था है, इन्होंने कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात के कारण युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति के प्रतिपादन किया। उसके बाद दोस्तों ये क्या हुआ? धम्म नीति का प्रतिपादन करने के बाद दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए। किसके? महात्मा बुद्ध के। बार बार पूछा गया दोस्तों। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो जाने जाते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य,
वो जैन धर्म के अनुयायी हैं। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अब दोस्तों इनके हम शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके टोटल 13 शिलालेख हैं, जिसमें जो 13वां शिलालेख है वो उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, बार बार पूछा गया। और इन शिलालेखों को दोस्तों सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय मिला वो जेम्स प्रिंसेप को मिला, जो कि विकल्प नंबर बी है, हमारा आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई बार बार पूछा गया दोस्तों। ए नंबर मीर कासिम एवं अंग्रेज, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सी नंबर शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज, और डी नंबर मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद अपना आंसर देते हैं। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला, कौन सा दोस्तों? नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये हो गया दोस्तों। इस युद्ध में ये कोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, यानी हमारा आंसर भी आ चुका है दोस्तों, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, विकल्प नंबर बी। और दोस्तों इस युद्ध में जो अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों उस समय सेनापति थे या सेनानी थे मेन, वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न, जो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या आपकी प्रिपरेशन अब तक कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वाल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।